Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon, everyone. Okay. तो यार कैपेसिटर टॉपिक हमारा चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ था कैपेसिटर में, याद हो अगर आपको। तो हमने बेसिकली कैपेसिटर में दो तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं समराइज करूं तो हमने देखा था कि एक सिंगल कैपेसिटर में कैसे चीजें पोटेंशियल वगैरह चार्ज वगैरह लिखते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में कैसे चार्ज लिखते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर में अगर सीरीज आता है तो कैसे लिखते हैं, पैरेलल आता है तो कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड आता है तो कैसे लिखते हैं। इतना पूरा आपको माइंड में होना चाहिए कि हमने इतने टाइप के डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया था क्या, स्ट्रेट चेन आती है एक, फिर आता है सिंगल लूप, और फिर आता है क्या, मल्टीपल लूप। ये तीन और सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। इन सब में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है यूजुअली? पोटेंशियल, या फिर एनर्जी वगैरह भी पूछेगा तो भी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है यार एक स्ट्रेट में कैसे किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, या फिर एक सिंगल लूप में कैसे किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं, ये यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया था। बताएं ओके है या नहीं? सर सिंगल एक बार फिर से, क्या सिंगल लूप वाला एक बार फिर से चले सिंगल लूप वाला एक बार फिर से देखते हैं। सिंगल लूप वाला अगर मैं समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंगल लूप के लिए हमारे पास डायरेक्ट ही फॉर्मूला है क्या, कि हमें पोटेंशियल लिखना तो आता है, मतलब ए का गिवन है और सी का पूछा है, बट ये एक लूप है, तो लूप की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा चीज फाइंड करनी पड़ती है क्या, चार्ज। चार्ज। वो निकालने का सिंपल सा तरीका है सी इक्विवेलेंट इनटू वी टोटल। सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मतलब कैसे ऐड करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 टाइप। तो मुझे लगता है सी में तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। वी टोटल दिखते हैं बैटरी के नेट इफेक्ट से, कैसे बैटरी के नेट इफेक्ट, मतलब ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उससे ही पता चल जाता है कि चार्ज क्लॉकवाइज फ्लो होने वाला है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है उसी की सबसे पहली प्लेट क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस तरीके से प्लेट का साइन दिखा दो और उसके बाद लिख दो फाइनली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के भी दो मेथड बताए थे। जब मैं VA माइनस VC लिखूंगा तब बताओ डायरेक्टली साइन लिखूंगा या सपोर्ट अपोज? डायरेक्टली साइन। डायरेक्टली साइन ना, गुड। और जब मैं VA में प्लस माइनस पोटेंशियल लिखूंगा और आउटपुट V तक पहुंचूंगा तब इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पर सपोर्ट अपोज। सपोर्ट अपोज। मुझे लगता है दोनों मेथड बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। आयुष बताएं। सर वो पोटेंशियल टोटल नहीं समझ आ रहा है, वो समझिए। ओके, पोटेंशियल टोटल, इसमें बैटरी का डायरेक्शन देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? बैटरी का डायरेक्शन। देखो सबसे पहले एक बड़ी बैटरी पिक करो, क्या करो, एक बड़ी सी बैटरी पिक करो। देखो बाकी बैटरी उसको सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगी या अपोज करेंगी? सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है इन सब में? 20 पिक किया। इसकी करंट कैसी आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ अगर मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है तो ये क्या कर रहा है 5 उसका अपोज। अपोज, तो 20 माइनस 5, ये 10 क्या कर रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट, सो प्लस 10। तो टोटल कितना आ गया, 25 आ गया। इसका मतलब नेट बैटरी कितनी है हमारे पास, 25, और वो इस तरीके से है कि चार्ज कैसे फ्लो करा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बताइए यार सभी को क्लियर? चले बदल देते हैं, इसे कर देता हूं मैं 15 और इसे कर देता हूं मैं 10 और इसे मैं कर देता हूं 20। बताए कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? 20 वाले से। 20 वाले से। ये कैसा फ्लो कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये 15 क्या करेगा इसको, अपोज। अपोज। तो 20 फिर है माइनस 15, फिर आगे जाएगा, ये 10 क्या करेगा उसको, अपोज। अपोज। तो आंसर कितना आया, -5। -5 बताता है कि फाइनल बैटरी क्लॉकवाइज नहीं फ्लो करा रही है। फाइनल बैटरी कैसी होनी चाहिए,
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 5 वोल्ट की। समझा अभी? हाँ सर। बताया सर। क्लियर पिक्चर है ये? हाँ सर स्टार्टिंग में सारे कैपेसिटर की ये पोटेंशियल 0 होगा ना? हाँ, अनचार्ज है, सारे अनचार्ज है इनिशियली ये सर्किट एक्चुअली की के थ्रू डिस्कनेक्टेड होता है, जैसे ही की ऑन करते हैं उसके बाद पूछा जाता है क्या होगा। इनिशियली सारे डिस्चार्ज हैं। ओके यस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मल्टीपल लूप। क्या करने वाले हैं? मल्टीपल लूप। तो मल्टीपल लूप में भी तो बहुत सारे लूप ही होंगे ना, और हम एक बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या कि सोचो अगर एक लूप में आप पोटेंशियल लिख रहे हो और ए आपका स्टार्ट पॉइंट है, आप घूमकर वापस कहाँ तक आ जाओ, ए तक, तो आप इसका मतलब वी ए माइनस वी ए लिख रहे हो, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट का पोटेंशियल क्या आना चाहिए? 0। 0। इन अ क्लोज लूप आप हमेशा ये इक्वेशन यूज कर सकते हो कि सारे का पोटेंशियल क्या आना चाहिए? 0। अब आप सोचोगे सर सिंगल लूप में तो मैंने ये बताया नहीं, बताया क्या? नहीं। बट वो डायरेक्ट टेक्निक है, आंसर ही वो यही है, इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं वो। जब आप पूरी इक्वेशन लिखोगे ना, v सारे सी क्यू, एट द एंड आंसर वही आएगा कि v इज इक्वल टू 0। सॉरी q इज इक्वल टू सी वी, फाइनली यही आएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक है एक सिंगल लूप के लिए, अगर मल्टीपल है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। यस सर। चलो तो करते हैं यार। सबसे पहले याद है ना हम क्या एज्यूम किया करते हैं इस लूप में, क्लॉकवाइज चार्ज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? सबसे बड़ी वाली बैटरी देख के एज्यूम कर लिया करते हैं। ओके हाँ सर। तो देखो, अगर आपने ऐसे एज्यूम किया कि लेफ्ट लूप में क्लॉकवाइज है और राइट लूप में, एंटी क्लॉकवाइज। तो बीच वाली वायर में कितना आएगा? Q1 + Q2। 2 टाइम्स। अगर मैंने इसमें भी क्लॉकवाइज माना और इसमें भी क्लॉकवाइज माना, तो बीच वाली वायर में Q1 - Q2। अपोज माइनस। Q1 माइनस Q2। अब देखना, जब आप पाथ ऐसे ट्रेवल करेंगे तब आप लिखेंगे कि Q1 को Q2 ने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन अगर आप पाथ ऐसे लिखोगे तो आप क्या बोलोगे? Q2 - Q1। Q2 को माइनस Q1 Q1। अपोज कर रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ध्यान देंगे हम। फिर मैंने ये आपको यहाँ पर समझा ही दिया ये कि सारे पोटेंशियल 0 होंगे। तो चलो करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं, वही सबसे बेस्ट मेथड होगा। ये क्वेश्चन दिया है, देखो हमें फाइंड क्या करना है। 30 माइक्रोफैरेड में चार्ज, आप समझ गए क्या आने वाला है आंसर? Q1 प्लस Q2। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ B if A is 5। B फाइंड करना है, अगर A पता है तो बेटा Q1 Q2 पता होना चाहिए ना, तब तो कर पाओगे ना। बताएं लॉजिक समझ आया कि नहीं, क्यों Q1 Q2 चाहिए? भाई ओके है या नहीं सबको? सर सेकंड वन नहीं समझा। बेटा जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल लिखोगे तो इसका क्यों पता होना चाहिए ना, तब तो V लिख पाओगे। हाँ यस सर। हाँ। इसका भी तो क्यों पता होना चाहिए, तब V लिख पाओगे। डन। तो सोल टारगेट हमारा क्या है, क्वेश्चन में कहा नहीं है एक्सक्लूसिव क्यों फाइंड करो, बट आप जानते हैं क्या फाइंड करना है। चार्ज। तो क्या करूंगा मैं, क्या समझाया? क्लॉकवाइज और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे दोनों के आंसर क्या आएंगे बीच वाली वायर में? Q1 + Q2। चलो अब पूरे लूप में लिखना है बेटा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पर आना है। तो चलो लूप 1 का लिखते हैं, बताओ क्लॉकवाइज लिखूं या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा अब बताओ मैं क्या वी ए माइनस समथिंग इज इक्वल टू वी बी ये लिख रहा हूँ, या मैं डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूँ? वी ए माइनस वी बी ना, तभी तो अगर ए ही होगा तो आंसर 0 आएगा। तो मतलब क्या लिखना है, सपोर्ट अपोज या साइन? साइन। तो बताओ पहला कैपेसिटर कैसा रहेगा?
चार्ज की डायरेक्शन है ना, तो ये प्लस होगा ना। हाँ सर। हाँ प्लस क्या आंसर आएगा? Q1 बाई प्लस 10 10। नेक्स्ट प्लस, अब देखो 30 वाले में कितने हैं? दोनों हैं, Q1 प्लस Q2/30 Q2। तो ये पॉइंट है कि आप लूप भले ही ये ले रहे हो, लेकिन चार्ज तो इस कैपेसिटर का लिखोगे ना। फिर बैटरी माइनस -10। 10 इज इक्वल टू 0। समझा या नहीं बताइए? ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 30। ओके, हाँ सर। यस सर क्लियर है भाई? ये 4 हो गया, इक्वेशन बन गई एक। ऐसा। ये हुआ फर्स्ट। अब नेक्स्ट, चलो सेकंड लूप बताओ। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ट्रैवल भी हम कैसे कर लेते हैं? चलो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दिक्कत ना हो। इसको क्या लिखेंगे फिर? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? पॉजिटिव Q2 बाई Q2/20 Q1 प्लस Q2/30 -20। बहुत ही बढ़िया, समझ गए? Q1 Q2 की क्या आ गई? एक इक्वेशन, इक्वेशन। और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर Q1। Q1 Q2 का आ जाएगा। तो देखें, पहली इक्वेशन बनेगी ये। क्लियर है ना? ये बनाई हमने अभी। हाँ सर। दूसरी इक्वेशन सॉल्व की बनी ये। दोनों को सॉल्व कर दिए तो किसकी वैल्यू आ गई? Q1 एंड Q2। किसी को कोई डाउट क्या? नहीं सर। अगर साइन अपोजिट आ गया, मतलब जो हमने सोचा है उसका उल्टा चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो कर देंगे। तो चले, अब आप आंसर सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ Q1 की वैल्यू कितनी है, पहले देख लें कितनी आई है। 700/3 50/3 50/3। 700/3 Q1 Q2 और Q2। सर Q2 700/3। Q2 700/3 ऐसा क्या? अच्छा, Q2 700/3 है, Q1 50/3। चलिए, तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या फाइंड कर सकते हैं? 30। तो 30 का आंसर क्या आएगा? 30 में कितना चार्ज है? 750। Q1 प्लस Q2 कितना आया? 250। 750/3 मतलब 250। नेक्स्ट। अब क्या लिखना है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो क्या लिखें? चलो कार्तिक बताओ। अच्छा, VA माइनस VB लिखेंगे हम। तो पहले कैपेसिटर 10 वाले का कौन सा प्लेट मिल रहा है? प्लस है माइनस? पॉजिटिव प्लस। 10 बाई कितना है चार्ज? पहले चार्ज इसका कितना है? 50/3 अपॉन 10। 10 नेक्स्ट, इस वायर में अब आ रहा है ये 20 की कौन सी प्लेट पहले मिलने वाली है? नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस चार्ज कितना है इस पे? 700/3 अपॉन 20। 20 कहाँ पर पहुंच गए? बी तक पहुंच गए। आइडिया क्लियर है या नहीं? यस तो देखो क्या आंसर है। 5/3 आया, माइनस 75। ये हुआ 5/3 माइनस ये कितना हुआ? 35/3। 70 मतलब 30/3 3 मतलब कितना हुआ? 30/3 मतलब क्या है? माइनस -10 -10। तो VB कितना आ गया? 15। आराम से, इधर नेगेटिव, हाँ सही है, पॉजिटिव। क्या आ गया? 15। तो बताइए, एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल केसेस पूछे जा सकते हैं। आपको सारे स्टेप समझ में आए या नहीं? यस सर। बाकी दो प्रीवियस ही थे। V निकालना, सिर्फ Q1 Q2 निकालने के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। ओके है या नहीं? यस अच्छा यार, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्लियर? बट प्रॉब्लम ये है कि सेम चीज आपके बोर्ड्स में भी है, किरचॉफ लॉ आपके बोर्ड्स में भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
प्रॉपरली लूप लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ किसके लिए काम आएगी? एमसीक्यूज के लिए। ओके, तो पहले बताइए लूप में किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। अब ऐसा थोड़े ना यार कि बोर्ड्स का कवर नहीं करते हैं यार, सब कुछ कवर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होने के बाद दिखाता हूँ, एक एक लाइन कवर होगा। अब तुम लोग को नोट यही नहीं पता कि तुम लोग के नोट्स में क्या है, तो फिर यार मतलब कुछ नहीं कर सकते फिर। चलिए, तो आई गेस ये क्लियर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक का नेम है क्या? नोडल एनालिसिस। इसे आइसोलेट प्लेट सिस्टम भी कहते हैं, और बोर्ड एग्जाम में इसे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे आप लोगों के। समझा कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, क्यों इसे आइसोलेटेड प्लेट करते हैं, क्यों नोडल बोलते हैं? नोडल मतलब हम एक पॉइंट को पिक करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नोड। नोड। आइसोलेट इसलिए बोलते हैं, हम एक ऐसी प्लेट्स को पिक करते हैं, ऐसे पॉइंट को पिक करते हैं जहां पर बैटरी का कनेक्शन ना हो। मतलब समझना, अगर मैंने पॉइंट ए बी सी डी ई एफ ये लिया, तो बताओ ए पर बैटरी का इफेक्ट है या नहीं? यस सर। बी पर, यस यस सर। एफ पर हाँ सर। है, ई यस सर पर यस सर। है, डी पर है, कहां पर नहीं है? सी पॉइंट। सी सी। तो इसलिए सी को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि डायरेक्टली इसका बैटरी से कोई रिलेशन नहीं है। क्या है ये? आइसोलेटेड। तो क्या इसको कोई बैटरी अलग से चार्ज दे पाएगी क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब इस पर चार्ज ही इन्हीं तीनों वायर में से ही कहीं से आ रहा होगा। हाँ ठीक सर। है ना? अब काम आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि बेटा अगर यहाँ से 20 आ गया, यहाँ से 30 आ गया, तो यहाँ से 10 नहीं आ सकता, क्योंकि फिर चार्ज गया कहाँ? इसका मतलब 20 और 30 आ गया, तो डेफिनेटली इधर से बाहर जाएगा कितना? 50 50। इसे बोलते हैं हम क्या? आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड है। किरचॉफ ने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, जो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा करंट, वहां पर मैं और आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि किरचॉफ का एक लॉ है जो बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत बड़ा कोई लॉ नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर यहाँ से Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ से Q2 आ रहा है, और बाहर कितना जा रहा है? Q3। Q3 तो Q1 प्लस Q2 क्या आएगा? हमेशा Q3 के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में आप बता पाओगे क्या कि चार्ज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? नहीं ना यार, नहीं। पता नहीं है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इस पॉइंट से ही हर तरफ चार्ज जाना चाहिए। यस लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं से चार्ज आएगा तभी जाएगा। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम बोलते हैं कि समेशन ऑफ ऑल चार्जेस क्या होगा? 0। 0 इसमें जो इनकमिंग होगा वो पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब हमें पता नहीं है कुछ भी, हम पूरा तीनों Q1 Q2 Q3 मान लेंगे, और जो आंसर नेगेटिव आ जाएगा मतलब वो अपोजिट है। समझा ना? यस सर तो नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है? ये लिखना कि हम इससे पास होने वाले 3 चार्जेस को नेट क्या लिखेंगे? 0। 0। ठीक है। अब Q लिखते कैसे हैं? तो आपको Q लिखना पता होना चाहिए। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अगर आपको एक कैपेसिटर पता है और उसके क्रॉस
पोटेंशियल पता है तो आप Volt. वहां का क्या लिख सकते हैं? चार्ज। तो देखिए ये मेथड क्या होता है, नोडल में क्या करना होता है। स्टार्ट करते हैं, स्टेप समझने का ट्राई करें पहले। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वो पॉइंट, और मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है, x। एक्स। ठीक, दूसरा फाइंड करते हैं क्या, एक रेफरेंस, जिसे हम क्या नेम दे देते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, 0। 0। याद रखना है कि ये पॉइंट दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन, दोनों लूप में कॉमन होना चाहिए। मतलब इसे 0 बोल दूंगा क्या, नहीं। नहीं, इधर इसे बोलूंगा या फिर इसे बोलूंगा। ओके, तो ये तो आइसोलेटेड है, इसे नहीं बोलूंगा, किसे बोलूंगा, 0, इसको। अब याद है मैंने बताया था कि अगर ये 0 है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो मतलब ये पॉइंट कितना वोल्ट होगा, 20। 20 प्लस 20। 20 ये पॉइंट भी, 20 20। ये पॉइंट, 10। 10 ये पॉइंट, 10 10। 10। इसका पोटेंशियल x x। मैक्स। अब लास्ट स्टेप बचा, सबका चार्ज क्या आना चाहिए, नेट 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पे चार्ज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब C कितना है, 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 माइनस एक्स। नहीं, हमने x को सबसे हाईएस्ट माना है, तो क्या लिखेंगे, x एक्स माइनस 10। प्लस 20, क्या लिखेंगे, x minus 20 एक्स माइनस 20। प्लस 30। x एक्स माइनस 0। क्लियर? देखो एक सिंगल लाइन इक्वेशन आ गई ना। याद है इससे पहले क्या था, दो लूप में दो बार सॉल्व करना पड़ रहा था, कॉम्प्लेक्स था, और इसमें क्या आ गई, सीधा एक लीनियर इक्वेशन आ गई। तो हो गया ना ये मेथड इजी। हाँ सर। इजी इन द सेंस बेटा, इजी तो रिलेटिव टर्म है, डेफिनेटली ये मेथड क्या है, फास्ट। फास्ट है। इजी तो एक रिलेटिव टर्म है, जिसे नहीं समझ में आएगा उसको टफ लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्या करना है। फिर से समझते हैं, देखेंगे सब लोग फिर से। पहले क्या ढूंढना है, एक आइसोलेटेड पॉइंट जहां पर नोडल लगाएंगे, उसे मान लिया कि इसका पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट x। हाईएस्ट। एक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे जिसे क्या दे दिया, 0 0। 0। अब बैटरी के थ्रू सारे पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का ट्राई करेंगे, तो ये 20 है तो ये 20 20, ये 0 है तो ये 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, x माइनस x minus 10 10, 10। इसके क्रॉस x माइनस 20, और ये x माइनस 0। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखें तो 100, 2 इंटू 2 400, 400 और 100 मतलब 500 आ गया टोटल, और 10x 20x 30x कितना हुआ टोटल, 60x तो x आ गया ना, क्या आंसर आ गया, 25/3। 25/3। नेक्स्ट, ये तो क्या आया है, x पोटेंशियल, पोटेंशियल। और हमें क्या निकालना था, चार्ज। चार्ज चार्ज। तो देखो इसमें चार्ज कितना आएगा, Q1। देखो x 25 माइनस 10 करो, क्या आंसर आएगा, -5/3। -5/3। इसका मतलब हमने एज्यूम तो ऐसे ही किया है ना, ऐसे जा रहा है क्या, नहीं, ये है नहीं। डायरेक्शन Q1 की। ओके, Q2 क्या होगा, x माइनस 20 कितना आएगा, -35/3 -35/3। मतलब हमने ऐसे एज्यूम किया था, ऐसे नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे। नेक्स्ट, आप समझ गए, बाहर जा रहा है। अच्छा यार एक मिस्टेक, मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ, मैंने अभी सी का डिवाइड नहीं किया, इसमें भी सी भी होता है ना, तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करना है बाकी है, 10 का सी का, ये हुआ 10, इसमें किसका बाकी है, 20 का,
तो कुछ याद आ रहा है? वही आंसर्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ सर। और इसमें फिर दोनों का एडिशन आ जाता है। आंसर कहने का मतलब ये है कि इसमें एक लीनियर इक्वेशन बनती है, इसलिए ये फास्ट हो जाता है सॉल्विंग। स्टेप क्या है, मेन टारगेट क्या है, क्या फाइंड करना? ये पोटेंशियल, आइसोलेटेड पॉइंट। ये पोटेंशियल आ गया तो आपको Q1 Q2 Q3 सारा पता चल जाएगा। क्लैरिटी है या नहीं? हाँ सर। अच्छा, एक चीज याद है, मैंने पूछा था कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा डिफरेंस? तो कुछ याद है? ये Yes. आया था 10 और ये आया था 20। 20। VA माइनस VB, कितना आएगा बताओ यहाँ से देख के। कुछ समझ आया कितनी जल्दी आंसर आ गया? क्यू की भी जरूरत पड़ी क्या? नो। नहीं। तो इसका मतलब ये कि एग्जाम में क्वेश्चन करते समय, शीट में क्वेश्चन करते समय आपको अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, थॉट देना पड़ेगा कि नोडल के तरीके से चीजें बन रही हैं क्या यहाँ पर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। स्टेप समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तो देखें, हमने क्या लिखा, ये सारे पोटेंशियल लिख दिए और क्या लिख दिया, नेट क्यू जी। 0, क्यू था CV, इक्वेट किया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद पूछा कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर में चार्ज बताओ, सारे कैपेसिटर में चार्ज बता दिया। क्लियर है ना यार? यस बताओ, सर। ओके है? हाँ सर। तो चले, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें फिर। हमें क्या बताना है, इस 3 माइक्रोफैरड में क्यू फाइंड करना है। चले ट्राई करें, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। नोडल से करना है, ट्राई करें, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स है, रिलैक्स रहें, आराम से करें और देखें। ओके, और जिनका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में आंसर मैसेज करते जाएं।
ओके, ये बताएं यार आप लोग पहले, क्या प्रीवियस ये आइडिया सभी को समझ में आ गया है कि क्या करना था? प्रीवियस क्वेश्चन सभी को आइडिया आ गया था? हमारा टारगेट है इस नोड का पोटेंशियल फाइंड करना, स्टेप 1। इनका सॉल्व होता जाए, आंसर करें यार। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द चार्ज इन दिस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर? ओके, चले देख लेते हैं यार इसे। आयुष, आयुष ज्वाइन है अभी आप? ओके, पूर्वा। Yes, sir. ओके, बताएं सबसे पहले क्या लगता है जीरो किस पॉइंट को एज्यूम करेंगे? Sir, B. बी पॉइंट को हमने जीरो पोटेंशियल एज्यूम किया, तो बी पॉइंट अगर जीरो पोटेंशियल है तो अब बताओ डिफरेंट पॉइंट के पोटेंशियल सी का क्या होगा? 15. सी पॉइंट का 15 होगा। अगर बी पॉइंट का 0 है तो सी पॉइंट का 15 होगा। ऐसा क्यों आपको लगा? ये नहीं लग रहा क्या कि ये वायर ही है, कुछ भी बैटरी वगैरह तो अभी आई ही नहीं है, तो ये भी कितना ही रहेगा? जीरो। समझे? अगर एक फ्री वायर है, क्या है, एक फ्री वायर है सिर्फ, तो उसमें कहीं पे भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आइडियल वायर मानते हैं, पोटेंशियल चेंज तभी होता है जब बीच में कोई बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कोई एलिमेंट होता है जो पोटेंशियल को इधर गेन कराएगा या लॉस कराएगा। समझे? Yes, sir. ठीक है, तो यही वो रीजन था जिसके वजह से मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर ये पॉइंट 10 है, तो देखो ना मैंने ये पॉइंट क्या दिया है, 10. क्यों दिया है? क्योंकि बीच में कोई भी बैटरी नहीं। बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टर कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी एक होता तो मैं यहाँ 10 नहीं बोल सकता था, क्योंकि तब ये एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है ना कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ए का भी पोटेंशियल क्या होगा? 0. जीरो। अब बताएं डी के बारे में। प्लस 15। 15. ठीक है, डी का पोटेंशियल हो गया प्लस 15। देन ई एफ का 5. -5। से माइनस माइनस 5, साइड उस तरफ है। क्योंकि ये हायर वाला है ना 0, तो इधर लोअर होना पड़ेगा और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5, तो ये हो गया -5। और ये 4 वाले कैपेसिटर के बगल में 10। यहाँ पर 10। +10 तो देखो तीनों कैपेसिटर पता चल गए ना, इसे माना 1, इसे माना 2 और इसे माना 3। तो क्या आएगा Q1 की वैल्यू? C
इंटू वी क्या x माइनस ऑफ -5 x plus 5 प्लस 5 प्लस 3 इंटू X x माइनस x minus 50. प्लस 4 इंटू X minus 10 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया यार, क्लियर है ना? कितना हुआ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 10 प्लस ये 40 45 टोटल कितना हो गया 75 और इधर कितना हो गया टोटल 9. 9x x पता चल गया हमें, ठीक। x कितना आ गया 25/3 by 3. x आ गया और हमें क्या पूछा है अब, 4. तो वो क्या हो गया c इंटू वी, c इज 3 एंड v इज 25/3 माइनस 15, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव ना, -20 ओके। तो मतलब इस तरफ आ रहा है, ये प्लेट पॉजिटिव और ये नहीं। नेगेटिव। समझ आया यार सभी को, बताइए। यार क्लियर है या नहीं, बताइए। yes sir हाँ सर. यार ये रिलेटिवली इजी रहेगा या नहीं है मेथड, हाँ सर चले। अब देखो ये सिंपल फिगर है यार, सीरीज पैरेलल का, याद है ना? इसे हम कैसे निकाल सकते हैं अपने बेसिक रूल से, याद है बेसिक रूल? चलो बताओ, पहले बेसिक रूल से निकालें। क्या करेंगे सबसे पहले, Reduction. equivalent 2, 4, 5 रिडक्शन। का इनका क्या होगा 2 4 6 का 12. 12 12, ये आ गया 12। अब याद है मैंने बताया था कि अगर मुझे पोटेंशियल पता चल जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, तो याद है ये समझाया था ना, अगर C1 C2 है तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, V2 क्या आता है अगर V2 लिखना है तो c1 C1. by c1 plus अपॉन c2 C1 C1 plus C2 C1 plus C2 into तो मतलब 6/12 मतलब 1/2 इंटू, सॉरी 12 नहीं, ऐड हो जाएगा 18, सो आंसर कितना आ गया 5 वोल्ट। तो Q ऑन 4 माइक्रोफैराड कितना आंसर आएगा, 10 Q इज इक्वल टू C इंटू V। 10 अरे 4 पे चाहिए ना, 20. 20 माइक्रोकूलम। कोई डाउट क्या किसी को? अब देखो ये बिल्कुल इजी मेथड है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नोडल का मतलब ये नहीं कि आपको यही फिगर बना के देगा। बाय द वे ये स्टैंडर्ड फिगर है, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको खुद सोचना होगा कि नोडल एक मेथड है जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो तो इस बार क्या लगता है कि नोड पॉइंट क्या होगा, रुके मैं नेम देता हूँ, A B C D E F। क्या लगता है किसे नोड सोच सकते हैं? e E point को. सबको समझ आ गया क्या ई पॉइंट? अच्छा अब बताओ जीरो पोटेंशियल किसे ले सकते हैं? d किसे? D point. D. डी को, पक्का ना? मतलब बी, ये हो गया डी 0, तो सी भी क्या होगा 0. बी भी 0. 0, तो ए plus 15 Plus 50. 15. ये 50 15. ये तो एक्स X. ज्यूम किया, X. तो चलो अब कर लेते हैं। Q1 इसे मानता हूँ 1, तो क्या होगा Q1 C 6 इंटू V क्या होगा x माइनस 15. प्लस C इंटू V x माइनस 2. मतलब Sorry. 2, ठीक है, x माइनस हाँ. 0, 0. फिर 0 4 इंटू x minus 0 Minus 6 0. इंटू is x minus x माइनस 0। ये इतना मैंने लिख दिया, बट वो देख के पहली बार में ही समझ में आ जाता है, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं क्या, 2 4 6 6 6 12 12 and 6 18x is equal to 6 into 15
90. 90। 90. एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5. 5। तो इसका मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है? 15 से 5 10 वोल्ट, और इसके 10. क्रॉस 5 वोल्ट। अब आप बोलोगे अरे सर ये मेथड तो टफ है। नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि जब आपकी सीरीज पैरेलल वाली कॉमन चीजें काम नहीं कर रही हैं, तब आपके पास एक नया रूल है, आप सोच सकते हैं उसके बारे में भी। ओके, हाँ सर. क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, इसे हम नोडल के तरीके से भी कर सकते थे। पहले वाला मेथड ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, सो यहाँ पर मैंने नोडल से कर दिया हुआ है। डन। अब देखें, वो जो स्ट्रेट लाइन चेन थी ना, ये जो पोटेंशियल वाली चीजें ये इस तरीके से भी पूछी जाती हैं। ओके, तो चलें ये क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। सर वो जीरो कैसे पकड़ना है एक बार बता। जीरो यार ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स कोई चीज है, कोई भी ले लो आप। बात यह है कि उसे लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाना चाहिए। अगर इजी नहीं हो रहा है तो आप गलत एज्यूम कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन नोडल से सॉल्व नहीं होगा। कुछ भी ले सकते हो, ये जीरो ले लो, ये ले लो, क्या जीरो, जी तब ये आंसर क्या हो जाएगा? -50। -15। सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जीरो कन्वीनियंस है, आप कोई सा भी पॉइंट लो, बट बाकी सारे पॉइंट का पोटेंशियल आपको लिखना आना चाहिए। अब देखना, अब मैं कहूंगा कि नहीं मेरा ये जीरो है, चलो सही है। अगर ये जीरो है तो फिर इसका क्या होगा, सोच पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटर के बारे में पता ही नहीं है। तो जीरो ऐसा पॉइंट लेते हैं जो बैटरीज वगैरह से कनेक्टेड है, बीच में कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? यस सर। Yes sir. तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि जीरो कैसे ध्यान में लेना है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, देखें आंसर ट्राई करें, कितने लोग फाइंड कर सकते हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल। क्या कह रहा है क्या कि यहाँ पे नोडल लगाना है? नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी नहीं। जानते हैं कि ये एकदम आइसोलेटेड है। अलग से बीच में कहीं बैटरी है क्या डायरेक्टली? नहीं, तो आप यहाँ पर भी नोडल लगा सकते हैं। तो बताओ, नोडल लगाने के लिए कैपेसिटर के जस्ट बगल वाला पोटेंशियल पता होना चाहिए ना। तो बताओ यार ये पोटेंशियल क्या होगा? बताइए। -30. -20. -20. -20 कैसे पता चला? 30. ये 10 बिना मतलब लिखा है क्या -30 ना? मैंने? Shit. अरे इसे जीरो क्यों मान लिया जबकि क्वेश्चन में ये क्या दिए? गिवन है -10. VA -10 है और VC 5 है। तो कितना हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ग्रीन वाला? -30. -30. -30। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 50। 15. सबको समझा ना? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0. 0. तो कैसा आया था जीरो है? अर्थिंग है ना? Earthing किया. अर्थिंग किया हुआ है। तो समझ आ गया ना? जल्दी से सॉल्व कर दो एक्स की वैल्यू, चलो सॉल्व करें जल्दी से। और 4 माइक्रोफैरड में चार्ज बताएं। चलो ट्राई करें।
100/3 एक्स आया या चार्ज? चार्ज। चार्ज, ठीक है, चार्ज है 100/3। एक्स कितना आया पोटेंशियल? 5/3 5/3 प्लस का। बाकी लोग कंफर्म करें। यार बाकी लोग सॉल्व वगैरह नहीं कर रहे हैं क्या? x 0 आता है। एक्स 0 आता है? अरे -5/3 -5/3 आता है। बाकी लोग यार और कंफर्म करें। काफी सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, 0, 5/3, -5/3। सर -5/3 सर -5/3। चले देख लेते हैं। जीरो आता है भाई, क्या कर रहे हो यार? क्या सॉल्विंग किया कार्तिक, क्या गड़बड़ हुआ? ये -30 लिखा है, ये 15 लिखा है। नहीं अब जब वो 2 वाले को लिखेंगे तो x माइनस ऑफ -30 होगा। 4 वाले को ये लिखा, 6 वाले को ये लिखा। कार्तिक कहाँ पर गलती की आपने? वो वहां ऊपर 10 लिखे और 10 लिखे, क्या? वहां पे वो 5 के बाजू में 10 लिखा है ना, वो 10 लिख दिया गलती से। अच्छा, ये वाला 10। अरे वाह, हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा सा ध्यान दो, पूरा केयरफुल रहना है, पहले पॉइंट लिख लेने हैं। तो देखो इस फिगर में मैंने रेड कलर से पहले ये पहले पॉइंट्स लिख लिए हैं ना यार, ध्यान से। यस एक्स आ गया क्या 0, मतलब ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्या कभी? नो नहीं, ठीक है। और अगर ये 0 है और ये +15 है, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करेंगे यार, अभी थोड़ा देखिए कौन कितना फास्ट कर पाता है। सर वो 10 क्या है, बैटरी है ना? हाँ भाई, बैटरी है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बस ट्रिक क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एकदम मतलब आपको बहुत सारे देखेंगे सॉल्विंग में। या चैट बॉक्स में आंसर करें थोड़ा, हम भी देखें कितने लोग को क्लिक हुआ। ओके, चले सुन लेते हैं थोड़ा सा। आदित्य भोसले। यस सर। हाँ आदित्य, ये बताओ यार, जीरो किसे एज्यूम करें हम? इतने ABCDEF में जीरो किसे स्टार्ट करें?
सर सर मुझे बी लग रहा था, लेकिन बी पर वो फाइव का आएगा ना, +5। अरे तो ठीक है ना, मेन पॉइंट ये है कि किसी एक को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, किसी एक को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 किसी को भी कर सकते हो। रुको वापस चलते हैं पहले। आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने इस क्वेश्चन में समझाया था कि ये भी तो 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, भी किसी भी पॉइंट से 0 स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने इससे 0 स्टार्ट किया तो आप आगे लिख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, कैपेसिटी। और कैपेसिटर का हमें पोटेंशियल अभी पता ही नहीं है। समझा ना आइडिया? इसका मतलब बैटरी के आसपास वाले पॉइंट चूज करना बेटर रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 5 बी, सी या ए, कोई भी एक ले लो। तो लेट्स से किससे स्टार्ट करते हैं? बी का पोटेंशियल कितना है? 0 0 0। तो बेटा सी का कितना होगा फिर? 0 0 होगा, सी भी 0। डी, ए का कितना होगा? 0 0। ठीक है, डी का कितना होगा? -20 -20 20। बहुत बढ़िया। फिर एफ का कितना होगा? +10 +10। अब ई का हम एज्यूम किया करते थे, क्या एज्यूम करने की जरूरत है या डायरेक्ट पता चल रहा है? -5 डायरेक्ट पता चल रहा है। कितना है? -5। तो क्या ई सच में एक नोड है क्या? नहीं नहीं है, क्योंकि देखो बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर थोड़ा ना कनेक्टेड है इससे। क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली? बैटरी। बैटरी। तो ई कोई नोड हुआ ही नहीं। सिर्फ मैंने पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको नोडल में सिखाया उससे ही डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस कितना है? कौन सा टर्मिनल बड़ा है, ई या डी? ई। तो ये प्लस है और ये माइनस है। क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू C इंटू V। क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का? 15 +15 आंसर आएगा 60 माइक्रोकूलम। मैंने प्लस माइनस इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो तो मैथमेटिकली बता सकते हैं ना अपन कि किस तरफ प्लस आएगा। समझा या नहीं बताइए? हाँ Yes. सर चलो अब देखते हैं 20 वाले पे। तो Q क्या हो जाएगा? 2 इंटू -5 और 10 कितना गैप हुआ? 15 15। तो 30 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से चार्ज कितना पास हो रहा है? डायरेक्शन चेक करना। E टू डी है चार्ज की डायरेक्शन या D टू E? हायर टू लोअर। और यहाँ पर भी हायर टू लोअर। क्लियर? तो इसका मतलब प्रीवियस वाली वायर से 30 आ रहा है, क्योंकि इधर कितना जा रहा है? 60 तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली बैटरी से चार्ज इतना पास हो रहा है। ठीक। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है, बैटरी से चार्ज उल्टा कैसे आपने बता दिया? अरे भाई यहाँ पे 2 और पावरफुल बैटरीज हैं। ओके, यस ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको पर्सपेक्टिव समझ में आया कि नोडल समझाने का आइडिया सिर्फ नोडल वाला क्वेश्चन करना नहीं है, और बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ओपन रखना। क्या वो जो पोटेंशियल लिखने का क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या हर क्वेश्चन में लगेगा? क्या नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन में देखना है जहां पर आप लिख पा रहे हो पोटेंशियल, वहीं पर सिर्फ ये काम आएगा। ओके, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने जो है सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी तक हमने जो भी सेटअप डिस्कस किया है उसमें हमने मेन टारगेट किया है क्या? क्यू निकालना एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल। इन दोनों को निकालने के लिए बीच में हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी। किसकी? सीख इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अदरवाइज हमें किससे काम बन रहा था? किरचॉफ किरचॉफ्स लॉ से। अब समझें कि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे चैप्टर का प्रैक्टिस में, तो ये सब तो ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन स्पेसिफिक सिर्फ आता है किस पे? सी इक्विवेलेंट। कुछ पोटेंशियल नहीं, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं, सब हाइपोथेटिकल चलता है। सिर्फ हमें उस सर्किट का क्या निकालना होता है? सी इक्विवेलेंट। तो हमने सिर्फ अभी 2 ही चीजें सीखी हैं, बिल्कुल बेसिक। क्या? रीजन?
पैरेलल। अब हम अपने आइडिया को ब्रॉड करेंगे, क्योंकि आप ये मानो कम से कम 20% क्वेश्चन सिर्फ आप किस पे दिखेंगे, सीक्वेंट। इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पर रियल में ना ही बैटरी होगी, ना ही रियल में कोई चार्ज होगा, सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें चलेंगी। क्या कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं, इनका आप किन्हीं 2 पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट बताओ। ये तो आपको हाइपोथेटिकली समझना है कि इन 2 पॉइंट के अबाउट पूछा है, मतलब बैटरी भी कहाँ कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट्स पे। समझा ना? इसका मतलब करंट आई और 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। ठीक है, तो क्या रियल में बैटरी वगैरह कनेक्ट करेगा? नहीं, मोस्टली टारगेट क्या करेगा, सिर्फ आपका टारगेट होगा क्या निकालना, सीक्वेंट। तो इसके 5-6 रूल्स हैं, मतलब 5-6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो सीखना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला रूल है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिखे जहां पे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो स्टेप चेक करना है, क्या रूल 1 वहां अप्लाई हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो चेक करो रूल 2 अप्लाई हो रहा है क्या, कर दो, नहीं हो रहा तो चेक करो रूल 3 अप्लाई हो रहा है क्या, कर दो, नहीं हो रहा तो चेक करो 4, नहीं हो रहा तो चेक करो 5। किसी ना किसी रूल से क्वेश्चन हो रहा होगा, बाकी नहीं हो रहा तो लीव कर दो, समझ जाओ नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ओके, यस मतलब सर। सही में नहीं लीव करना है, रूल्स को थोड़ा इधर उधर करके यूज हो ही जाते हैं। ओके, समझेंगे हम, थ्रू द प्रैक्टिस हम सीखेंगे। नंबर 1, पहला क्या करना है, रिडक्शन टेक्निक। ऑलरेडी इस ये नेम ऑलरेडी एक बार आ चुका है। क्या होती है रिडक्शन टेक्निक? सीरीज और Find- पैरेलल को सीरीज और एक साथ। पैरेलल को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जैक्टली, फाइंड मिनिमम एनी 2 कैपेसिटर जिनके बारे में आप श्योर हैं कि वो सीरीज है या फिर पैरेलल, एंड रिप्लेस देम विद देयर इक्विवेलेंट एंड रिपीट द प्रोसेस जब तक कि आपके पास कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं आ जाता। मतलब रिडक्शन टेक्निक ये है कि सबसे पहले इसी को ही चेक करना है, इसके बाद आगे सॉल्व करना है। ओके ना, हाँ सर। क्लियर है नहीं? ठीक है, फिर से बता, रिडक्शन में क्या करना होता है? मिनिमम 2 या पैरेलल या सीरीज में चेक देखना करो है और और उनका उनको इक्विवेलेंट। रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। तो चले देखें, मैंने ये फिगर दिया और मुझे किन के पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट चाहिए, ए एंड बी। अब क्या 1 और 2 सीरीज में है? नो सर। नहीं, सीरीज तब बोलते हैं व्हेन देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर वायर इन बिटवीन द कैपेसिटर। फिर से सुनेंगे, सीरीज कब बोलते हैं? किसी और वायर का कंट्रीब्यूशन ना हो। कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वेरी गुड। और पैरेलल कब बोलते हैं? जब उनका स्टार्ट पॉइंट भी सेम हो और उनका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। एंड पॉइंट भी सेम। तो चलो सुन लेते हैं, 1 और 2 दिख जरूर एक लाइन में रहे हैं, बट सीरीज है क्या? नो नहीं, किसके प्रॉब्लम के वजह से? 3 वाली की। चलो वापस, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 एंड 5 पैरेलल में है क्या? नो सर। नहीं, रीजन देखिएगा कि ये दोनों स्टार्ट तो यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन 5 यहीं पे एंड हो जा रहा है, जबकि 4 इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। समझा कि नहीं? यस सर। ये कंफर्म है कि आप रैंडमली सीरीज पैरेलल नहीं देंगे, बेसिक थॉट रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं खुद को, क्या सीरीज का मस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेम वायर, थर्ड वायर बीच में कुछ कोई थर्ड वायर नहीं होगी। नेक्स्ट, पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन क्या है? स्टार्ट एंड स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट ये है तो दे हैज टू एंड एट अ सेम पॉइंट। चलो वापस आते हैं, तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्या रिडक्शन, क्या कहीं पे रिडक्शन लग रहा है पूरे फिगर में? बताओ किन्हीं 2 के 5 बारे में and 6 सर्टेन हो? 5 and 6 back. सही है, 5 और 6 किसमें है? सीरीज। सीरीज में। अब देखो फास्ट आना पड़ेगा आपको सॉल्व करना। मान लेते हैं कि सारे कैपेसिटर का सी क्या है?
C naught. सी नॉट। तो नंबर 1 रिडक्शन टेक्निक कहती है कि जिन दो के बारे में सर्टेन हो उनका सी इक्विवेलेंट निकालो और हटा दो उन्हें। तो ये सी नॉट है, ये सी नॉट है, इनका क्या आएगा दोनों सीरीज में? तो नॉट C बाय naught 2, by 2. तो ये दोनों अब हट गए, क्या आंसर आया इसकी जगह? C naught by 2. नॉट बाय 2। नॉट बट ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे फिगर बना रहा हूँ। एग्जाम में आपको अलग अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप इसी में ही हटा सकते हैं कि यहाँ क्या बचा, सिर्फ सी नॉट बाई 2। तो ये मैंने रिड्यूस किया और यहाँ पर क्या बचा दिया, सिर्फ सी नॉट बाई 2। अब देखो फिगर और इजी लगने लग गया। क्या किन्हीं के सीरीज है पैरेलल के बारे में हम श्योर हैं? 4 और ये 5 और दोनों के 6 का बारे जो में, है और 4 का। इनके बारे में क्यों? क्योंकि अब इनका स्टार्ट यही है, अब एंड भी यही है। तो इनका सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा? 3C 3 C by 2. तो ये 1 है, ये 1/2 है, मतलब 3/2। ओके, सी मैं बाद में लगा लूंगा। तो अब इन दोनों को हटा के क्या आ गया, एक सिंगल आ गया ना। तो ये हो गई रिडक्शन टेक्निक। यहाँ पर क्या आ गया, 3C/2। जस्ट सेकंड, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके ठीक है, फिर ये पॉइंट हो गया 3C/2। अभी बताएं किसके बारे में नेक्स्ट सर्टेनिटी है कि ये दोनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज। सीरीज में। तो सीरीज में तो इनका पैरेलल जैसे करना पड़ेगा, मतलब 1 वाला। तो डायरेक्ट मेथड मैंने समझाया था कि सी को मतलब आप समझो क्या 1, तो क्या आ जाएगा ये 1 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 by 2. 1/2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/2। क्लियर? और 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1/3। फिर इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल। पैरेलल। फिर से इसे मैंने 1 कंसिडर कर लिया और 1 का 1/3 के साथ क्या आया, 4/3। और 4/3 आने के बाद ये पूरा मिला के अकेले इसके साथ क्या बचेगा, सिर्फ सीरीज। सीरीज में। तो 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/7। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि रिडक्शन टेक्निक समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। क्लियरिटी है या नहीं बताएं? यस सर। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ की क्या? फाइनल आंसर अलग आ रहा है। सब आप पे आपने 1/2 लिया था। अच्छा, ओके, ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया, आपको ये क्लियर हुआ 8/13? यस सर। यस। ठीक है, तो पक्का रिडक्शन टेक्निक में कोई भी डाउट नहीं है ना किसी को? मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि कैसे उसे रिड्यूस करना है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, सर्किट रीड्राइंग। कभी कभी क्या है, सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है, लेकिन अगर उसे हम थोड़ा कॉमन सेंस से रीड्रॉ करेंगे तो वो इजी दिखने लगता है। ठीक, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ती है वो देखें। ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, फ्री वायर आर कनेक्टेड। ये वायर्स हैं। मतलब देखें, इस फिगर में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता और यहां से कैसे वायर कनेक्ट कर देता, ऐसे, तो फिर आपको सीरीज पैरेलल पहचानना और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तब आपको हेल्प किससे मिलती,
सेकंड। रीड्राइंग से। रीड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा तुरंत रिड्रॉ करो, लास्ट में जाके रिड्रॉ करो ना, क्योंकि इतना तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हो ना रिडक्शन से। तो हमेशा याद रखना है कि रूल नंबर 2 अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रूल नंबर 1 को भूल जाओ। रूल नंबर 1 हमेशा काम आएगा ही आएगा। ठीक, अब देखिए सर्किट रिड्रॉइंग का बेसिस क्या है। बेसिस है क्या, ऑल द पॉइंट्स कनेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट वायर्स आर एट सेम पोटेंशियल, which means they can be considered as सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था ना कि जब हम वायर मानते हैं तो हम वायर का सेल्फ रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करते हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाली वायर, आइडियल वायर कंसिडर करते हैं। तो वायर से कितना भी पॉइंट कंसिडर होगा वो दोनों क्या होगा, सेम पोटेंशियल। तो सोचो क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दूं। इसका मतलब ये पॉइंट ऑटोमेटिक उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसका मतलब पता है क्या है, पूरा सर्किट वेस्ट हो जाने वाला है। करंट यहाँ से आएगी और करंट मिनिमम रेजिस्टेंस से पास होने का ट्राई करती है, तो करंट को सीधी ये वायर दिख जाएगी और ये सीधी वायर से जाके सीधे एंड हो जाएगी। मतलब ये पूरा सर्किट वेस्ट है और ये सर्किट वेस्ट। सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आंसर, सी नॉट। सी, सी नॉट। समझा कि नहीं यार? और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ आई ऐड दिस वायर। ऐसा कर देने से ये दोनों पॉइंट्स एक साथ आ जाएंगे। इट इज लाइक, सुनो, इट इज लाइक कि ये दोनों पॉइंट है और आपने इसे ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि हाँ, करंट तो इसमें कभी जाएगी नहीं, करंट हमेशा वायर से ही पास हो जाएगी ना। इसका मतलब ये वेस्ट और ये वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, सी और सी पैरेलल में, मतलब 2C, और इसके साथ सीरीज में। समझ आया क्या वायर्स का रोल? हाँ सर। Sir, हाँ, will you please explain again? I was disconnected. ओके गुड, लेट्स सी अगेन। देखें तो सिचुएशन क्या है कि अगर वायर से कनेक्टेड है सर्किट, अगर वायर से कनेक्टेड है तो हमें क्या पता होता है कि जब भी करंट स्प्लिट होगी तो वो इजीएस्ट पाथ चूज करेगी। मतलब वायर अगर उसे दिख रही है तो करंट वायर से ही पूरी चली जाएगी, अदर रिमेनिंग पार्ट से नहीं जाएगी। मतलब जब फर्स्ट टाइम करंट यहाँ से पास हुई स्टेप, उसके पास 3 पाथ थे, ये और एक वायर, तो पूरी करंट किससे जाएगी, इस वायर से। और वायर से जाने के बाद एंड होने के लिए कुछ भी कैपेसिटर से जाने की जरूरत नहीं है, सीधी वायर से चली गई। तो इसका मतलब ये ऊपर और ये पूरा सर्किट क्या हो गया, विदाउट करंट। तो इतने सारे कैपेसिटर जरूर लगे हैं, बट जब भी बैटरी कनेक्ट करोगे ना AB के क्रॉस, सिर्फ क्या सीन इक्विवेलेंट फील होगा, C not. अब मैंने बदल दिया, मैंने कहा कि चलो इन दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं। तो जब करंट यहाँ पे स्प्लिट होने के लिए आएगी तो स्प्लिट होगी ही नहीं, पूरी करंट वायर के थ्रू जाएगी। तो ये दोनों कैपेसिटर खत्म। तो ये सिंपल फिगर है इसलिए इसमें दिख रहा है, अगर सिंपल नहीं है तो दिखता नहीं है इतना इजीली। तो देखें उसे कैसे करते हैं, कैसे स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स इस क्वेश्चन में। अब बताओ क्या रिडक्शन काम करेगा क्या, बताओ किन्हीं दो के बारे में सर्टेन हो, सीरीज पैरेलल नहीं, बट मुझे दिख रही है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या है, वायर। Wire. वायर। वायर है। तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक, सॉरी, फ्री वायर में सेम पोटेंशियल वाली टेक्निक। मतलब क्यू पॉइंट को उठाकर कहाँ पर रख देंगे, ए के पास, और रीड्रॉ कर देंगे। तो सोचो अगर क्यू यहाँ पर आ जाएगा तो देखना फिगर कैसा दिखेगा। मैं बनाता हूँ, ये 2 वाला आपको ऐसे दिखेगा और 4 वाला कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, बताइए। Yes. तो इसलिए बिकॉज इस फिगर में, एग्जाम में तो मैं इसी फिगर में करने के लिए रिकमेंड करूंगा, तुरंत पता चल जाता है। क्या पता चल रहा है कि 1 और 2 किस में है, फिर उसके बाद वो 3 के साथ Series. सीरीज। सीरीज में, फिर वो दोनों मिलके आपस में
पैरेलल 4। आज ये नोट्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैं अलग से फिगर बनाता हूँ। क्या ए और क्यू को साथ में लिख दो, फिर एंड पॉइंट क्या है बी, बी को लास्ट में लिख दो। आप समझे? स्टार्ट पॉइंट क्या है ए, एंड पॉइंट बी। बी। क्यू किसके साथ है? ए के साथ। पी अभी ए और बी के बीच में कहीं। अब सारे कैपेसिटर काउंट कर लो। पहला कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है? ए एंड पी, तो मैंने ए एंड पी के बीच में कर दिया। दूसरा कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है? पी एंड क्यू, तो क्यू तो यहीं पर है ना, मतलब क्या हो गया ये। थर्ड कहाँ कनेक्टेड है? थर्ड पी एंड बी। तो पी एंड बी के बीच में थर्ड कर दिया। फोर कहाँ कनेक्टेड है? क्यू एंड बी। क्यू एंड बी। क्यू एंड बी। क्यू तो यही है, यही पॉइंट है ना, और बी डायरेक्टली यहाँ, तो फोर कनेक्ट कर दिए यहाँ। अभी देखो दिख रहा है कि नहीं? रिडक्शन सिंपल। यस सर। सर्किट ड्राइंग समझ आई? क्या करना है? स्टार्ट बनाना है, एंड बनाना है। कॉमन जहां पर है लिख दो, बीच में मिडिल वाले लिख दो सारे। ओके, ओके है या नहीं? यस। यस सर। ये दोनों हो गए पैरेलल। इनका आंसर आया क्या? 2C। इस C के साथ सीरीज, तो आंसर क्या आएगा? 3C/2, और फिर बाद में इसके साथ पैरेलल। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, चलो ये एग्जांपल ट्राई करें सब लोग। इसे अलग से बना देता हूँ। एग्जांपल ये है, 3 कैपेसिटर है और इस तरीके से वायर्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या दे देने चाहिए? नेम्स। इसका नेम दे दिया कुछ P, इसका नेम Q। अब स्टार्ट पॉइंट क्या है? A, ए। एंड पॉइंट बी। P किसके साथ है? बी। B के साथ। समझ आ रहा है ना, वायर के थ्रू। और Q ए। A के साथ। अब देखो पहला कैपेसिटर A एंड P, बी। दूसरा कैपेसिटर पी एंड क्यू। P एंड Q, तीसरा कैपेसिटर क्यू एंड बी। क्या आ गया आंसर? 3C। 3C नो। बताइए, सर्किट रीड्राइंग समझ आई जब एक्सेस वायर्स हैं? यस सर। अच्छा, अब एक चीज समझना है कि मैंने क्या समझाया था। एक टर्म मैं यूज करता हूँ, इस एक्सेस वायर को नेम क्या देते हैं? बहुत सारे बुक में आप देखेंगे क्या लिखा होता है? सॉर्टिंग। क्या लिखा होता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग। आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब किन्हीं दो टर्मिनल को किसी मेटल या कंडक्टिंग चीज से ज्वाइन कर देना। सोचो अगर एक कैपेसिटर को ऐसे एंड को दो वायर से यूज करोगे तो ये कैपेसिटर हमेशा बेकार। तो इतना रीड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, स्पीड में कर सकते हो ना कि कौन सा कैपेसिटर खराब हो गया। समझा यस ना? सर। हाँ, अब बताओ मैंने वायर कर दिया ऐसे, बताओ कौन से कैपेसिटर खराब हो गए? सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड खराब हो गए। अब समझना, मैंने यहां से एक और वायर डाल दी। अब क्या सेकेंड एंड थर्ड खराब हुए क्या? नहीं सर। नहीं, नो सर। बिकॉज करंट यहां से आकर इनको चार्ज कर सकती है ना। तो इसका मतलब सॉर्टिंग मतलब होता है कि बीच में फिर कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर थर्ड वायर है तो हम बोलेंगे क्या कि ये दोनों कैपेसिटर सॉर्टेड है? नहीं सर। नहीं। नो सर। आपका सॉर्टिंग का आइडिया है कि कब कैंसिल करेंगे? जब बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। नहीं है। तो वायर दिखते ही समझ जाना कि अगर एक कैपेसिटर के अलोंग कनेक्टेड है तो वो खराब हो जाए। पक्का ये क्वेश्चन समझ आया? यस। तो चले ये क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर चैट बॉक्स में करें।
बताएं फाइनल आंसर किसी का आया? फाइनल आंसर किसी का आया क्या? Sir, 5 तो not by 4. अच्छा, पहली बात तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कम कर सकते थे अपने रिडक्शन का नॉलेज यूज करके। क्या कोई दो कैपेसिटर कम हो रहे हैं क्या शॉर्ट या रिडक्शन? Q and R के बीच में 3 and 4 मिलके क्या बन जाएगा? C/2। क्यों? क्योंकि दो के बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो ये दोनों क्या है? अगर मन नहीं है तो भी रीड्रॉ कर लेते हैं। चले, तो ये देखें मैंने रीड्रॉ कर दिया हुआ है। क्या ए अलग है एकदम, बी है। अब देखो पॉइंट्स, पी किसके साथ कनेक्टेड है? आर के साथ। तो क्या ये पी और आर ए या बी से कनेक्टेड है क्या कोई? नहीं। नो पी एंड आर बीच में एक पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। फिर क्यू, क्यू किससे कनेक्टेड है? तो क्यू को लिख दिया बी के पास। अब जल्दी से कैपेसिटर काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट कहाँ है? ए पी के बीच में। सेकंड कहाँ है? पी क्यू के बीच में। पी क्यू मतलब यहाँ। थर्ड एंड फोर कहाँ पर है? PR क्यू आर के बीच में। फिर 5 कहाँ है? तो ये रिजल्ट आ गया, दिख गया आपको? समझ आया कि नहीं? कितने लोगों ने कर Yes. लिया था ये? यस हो गया चलिए बहुत बढ़िया। आगे आप प्रोडक्शन से आंसर निकाल लेंगे। जल्दी से बताएं इसे। 5/6 आप चले इसे करते हैं। इस फिगर में देख के पहले बताओ, क्या कोई कैपेसिटर बिना सॉल्व किए ही खराब हो रहा है क्या? नहीं sir. PQ पीक्यू नहीं, क्या नहीं को तो इतना रट लिए हो तुम लोग। देखो यार, पीक्यू वेस्ट हो रहा है डायरेक्टली, दिखा या नहीं? यस पीक्यू को ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है, एक कैपेसिटर ऑटोमेटिकली कम हो गया। डन। यस तो रिमेनिंग 4 का जल्दी से बताएं इक्विवेलेंट। थ्री बाय फोर नॉट ठीक है, चलो इसका मतलब आप लोगों ने ट्राई कर लिया। ये देखो, अगर मैं देखूंगा तो ए पी और क्यू सब साथ में है, फिर बीच में एक पॉइंट क्या एक्स्ट्रा एज्यूम करना पड़ा? आर एस, और बी एंड में है, तो आर एस मैंने बीच में एज्यूम किया और बी एंड में। तो लास्ट में एक दिख रहा है कि एस से बी के बीच में एक कैपेसिटर है, बाकी देखो ए टू आर है एक, दूसरा आर टू पी, और तीसरा ये, तीनों ही कैसे हैं? पैरेलल। और ये जो कैपेसिटर है जो कि स्टार्ट पी से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है? क्यू। मतलब यही स्टार्ट से यही एंड, तो यही तो वो कैपेसिटर है जो हमने क्या बोला कि ये तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। ठीक है ना? बताइए, क्लियर है सभी को ना? पक्का समझ आ गई सारी चीज? इसका मतलब हाँ, बताएं क्या? सर वो क्यू एपी के साथ कैसे? क्यू एपी के साथ, ये ए से शुरू हो रही थी ना वायर, ये पूरी, हाँ है ना? ये समझा ना, ये वायर तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, और वायर से अगर तो हम फिर उसमें टेंशन नहीं लेते हैं, उनका सेम पॉइंट रहता है सब। हाँ पक्का? तो आई गेस मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। और क्वेश्चन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझे। देखें, फिगर कॉम्प्लेक्स देखने में लग सकता है आपको,
ओके, कितने कैपेसिटर बना दिए मैंने यहाँ पर? 5. 5 कैपेसिटर बना दिए। ऐसे बीच में कभी वायर नहीं रहती कैपेसिटर के, जल्दी में मैंने वैसा कर दिया, अदरवाइज टाइम लगेगा। चले तो सॉल्व करें, सब सी है, ए बी के क्रॉस फाइंड करें। सारे कैपेसिटर सी नॉट है, ए बी के क्रॉस रिजल्टेंट फाइंड करें। और एक चीज और है, कैपेसिटर कब कैंसिल करना है, कितना सिंपल वे पे समझाया। अगर एक कैपेसिटर के क्रॉस दोनों टर्मिनल में क्या कनेक्टेड है, एक वायर, तो वो कैपेसिटर कैंसिल। अगर दो कैपेसिटर हैं और फिर एक वायर है तो दोनों कैंसिल, लेकिन बीच में अगर कोई अदर वायर है तो कैंसिल नहीं होंगे। समझा ना सिंपल सा आइडिया? ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। रीड्रॉ करने में नेम आपको खुद देना होता है। अच्छा, अगर आपको एबीसीडी नेम देने में थोड़ा सा टफ लगे, मान लो एबीसीडी टफ लग रहा है, तो 1 2 3 कर दिया करो। और नए नए नेम मत दिया करो। अगर ये 2 पॉइंट है तो ये भी क्या है, 2, ये भी 2। कोई डाउट हुआ क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं, चलो बिना मतलब टेंशन ना ले लो, कहीं 2 3 4 कर दो। स्टार्ट होंगे हम ए से, एंड करेंगे बी पर। बीच में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं देखो, समझना क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, अच्छे से ध्यान देंगे हम। पहला बीच में आ रहा है क्या, 1, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 2 3 4। कोई डाउट क्या? लेकिन सर देखो पर 3 कनेक्टेड है ना कनेक्टेड बी है बी से। से, तो बी हट गया, ये भी किनके साथ आ गया, इन लोगों के साथ। ओके ना? अब चलो बना देते हैं कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर ए टू 1 के बीच में, डन। दूसरा कैपेसिटर 1 और 3, 1 और 3 के बीच में। नेक्स्ट कैपेसिटर 1 1 और 2 के बीच में। नेक्स्ट कैपेसिटर 1 and 4. 1 and 1 4 और 4 के बीच में। नेक्स्ट कैपेसिटर बेकार है। बेकार है, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट हो रहा है और बी पे ही एंड हो रहा है। अगर उसके टर्मिनल सेम है तो ये वेस्ट हो गया। मुझे लगता है समझ आ गया आपको। 3/4 C नॉट। बाकी तो आप समझ गए रिडक्शन करके। तो बताइए यार, ये सर्किट रीड्राइंग थोड़ी सी समझ आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ फिगर्स में कंपल्सरली रीड्रॉ करना ही पड़ता है। ये फिगर बिना रीड्रॉ किए तो आप समझ ही नहीं सकते हो। कौन से फिगर मतलब बिना रीड्रॉ किए भी बन जाते हैं, इस टाइप के। इसको आप क्वेश्चन में ही रीड्रॉ कर सकते हो कि यार ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया ना, इसका मतलब ये कैसे बन गया, इससे पैरेलल, और ये वाला इनके बीच में आ गया, ऐसे आप इसे क्वेश्चन में कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आगे क्वेश्चन कराया उनमें कंपल्सरी रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ रहे हो यार, कि नोट्स अगर आप अच्छे से क्लासरूम में समझ रहे हो और आप अगर नोट्स याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, अभी कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। एक और लेक्चर लगेगा, आफ्टर 1 more lecture you can start solving capacitors. ओके, मतलब संडे के टेस्ट के बाद से आप लोग कैपेसिटर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी रखते हैं। हाँ, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।